शुभ संध्या। आराम से बैठ जाइए और अपने मस्तिष्क को एक यात्रा पर जाने की अनुमति दीजिए। जरा रात के आसमान की कल्पना कीजिए। एक अनंत, शांत, गहरा अंधकार जो दूर के तारों रूपी हीरों से जड़ा हुआ है। यह शाश्वत और अपरिवर्तनशील लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह दृश्यमान शांति ये केवल एक भ्रम है? कि ठीक इसी क्षण, इसी पल स्वयं काल अंतरिक्ष, स्पेस टाइम का ताना बाना एक ऐसी गति से खींच रहा है जो उन सभी चीजों का खंडन करता है जिन्हें हम प्रकृति का मौलिक नियम मानते थे। जिन वैज्ञानिकों ने अपना जीवन ब्रह्मांड के अध्ययन में समर्पित कर दिया, वे आज लगभग दहशत, पैनिक की स्थिति में हैं। सबसे शक्तिशाली दूरबीनों से आ रहे डेटा एक अकल्पनीय चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। ब्रह्मांड नियमों के विपरीत तेजी से फैल रहा है। इस व्याख्यान में हम सब मिलकर इस महान रहस्य में गोता लगाएंगे। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम शांत मन से कदम दर कदम समझेंगे कि हम इस चौंकाने वाली खोज तक कैसे पहुंचे और वास्तविकता की हमारी समझ के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। जानने के लिए तैयार हो जाइए कि ग्रह के सबसे महान वैज्ञानिक क्यों मानते हैं कि हम नई भौतिकी, न्यू फिजिक्स के द्वार पर खड़े हैं। ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी में आज के संकट के पैमाने को समझने के लिए हमें 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वापस जाना होगा। उस समय एल्बर्ट आइंस्टीन सहित अधिकांश वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर है। जैसा हम इसे देखते हैं, यह हमेशा से ऐसा ही रहा है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। आइंस्टीन को इस बात का इतना गहरा विश्वास था कि जब उनके स्वयं के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने एक अस्थिर, सिकुड़ते या फैलते हुए ब्रह्मांड की भविष्यवाणी की, तो उन्होंने अपने समीकरणों में ब्रह्मांडीय नियतांक, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट नामक एक चीज शामिल की। यह अनिवार्य रूप से एक गणितीय चाल थी, एक कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण विरोधी बल जिसने ब्रह्मांड के उनके मॉडल को ढहने से बचाए रखा। हालांकि सन 1929 में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने दूर की आकाशगंगाओं, गैलेक्सीज का अवलोकन करते हुए एक ऐसी खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने देखा कि लगभग सभी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और जो आकाशगंगा जितनी दूर है वह उतनी ही तेजी से गति कर रही है। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। आइंस्टीन ने बाद में ब्रह्मांडीय नियतांक को शामिल करने को अपनी सबसे बड़ी गलती कहा और कई दशकों तक दुनिया ने बिग बैंग के परिणामस्वरूप पैदा हुए फैलते ब्रह्मांड के विचार को स्वीकार कर लिया। तार्किक रूप से यह मान लिया गया था कि यह फैलाव धीमा होना चाहिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के सभी पदार्थ का आकर्षण बल एक विशाल ब्रेक की तरह धीरे धीरे इस आरंभिक आवेग को रोक देगा। 20वीं शताब्दी के अंत में खगोल विज्ञानी इसी परिकल्पना की जांच करने गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे यह मापेंगे कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से धीमा हो रहा है। लेकिन उन्होंने जो खोजा उसने वैज्ञानिक जगत को स्तब्ध कर दिया। सब कुछ 1998 1988 में बदल गया। खगोल भौतिकीविदों के दो स्वतंत्र समूह, एक सॉल परलम्टर के नेतृत्व में और दूसरा ब्रायन श्मिट और एडम रीस के नेतृत्व में, एक ही लक्ष्य पर काम कर रहे थे। वे ब्रह्मांड के विस्तार के धीमा होने की दर को मापना चाहते थे। इसके लिए उन्हें अंतरिक्ष में भरोसेमंद दीपस्तंभों की जरूरत थी, ऐसी वस्तुएं जिनकी चमक झात हो, जिसके जरिए दूरी को सटीक रूप से मापा जा सके। ऐसे दीपस्तंभ बने टाइप 1A सुपरनोवा। ये एक विशेष प्रकार के विस्फोटक तारे होते हैं जो हमेशा एक ही शक्ति और उसी अधिकतम चमक के साथ फटते हैं। कल्पना कीजिए कि एक विशाल मैदान में 100 वॉट के एक जैसी बल्बों की एक कतार लगी है। हर बल्ब आपको कितना धुंधला दिखाई देता है, इसके आधार पर आप उस तक की दूरी सटीक रूप से माप सकते हैं। टाइप 1A सुपरनोवा भी ऐसे ही ब्रह्मांडीय बल्ब है। बहुत दूर की आकाशगंगाओं में इनका अवलोकन करके वैज्ञानिक एक साथ दो चीजें माप सकते थे, आकाशगंगा तक की दूरी और रेड शिफ्ट, लाल विस्थापन के जरिए हमसे दूर जाने की उसकी गति। इन डेटा की तुलना करके
उन्हें उम्मीद थी कि वे अंतरिक्ष के विस्तार के इतिहास का एक सटीक नक्शा बना लेंगे। विचार सरल था। अगर विस्तार धीमा हो रहा है, तो दूर के सुपरनोवा, जिनका प्रकाश हम तक अरबों सालों में आया है, अतीत में हबल के रैखिक नियम के अनुमान से ज्यादा तेजी से दूर जा रहे होंगे। वैज्ञानिक परिणाम को लेकर आश्वस्त थे। वे बस अंकों को और स्पष्ट कर रहे थे। लेकिन जो डेटा उन्हें मिला, वह अविश्वसनीय था। यह डेटा न केवल धीमापन नहीं दिखा रहा था, बल्कि यह इसके ठीक विपरीत दिखा रहा था। दूर स्थित सुपरनोवा अपेक्षा से कहीं ज्यादा धुंधले थे। इसका मतलब सिर्फ एक हो सकता था। वे अनुमान से ज्यादा दूर थे। और इसका मतलब यह हुआ कि जब तक उनका प्रकाश हम तक पहुंचा, ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं, बल्कि तेजन हो रहा था। ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। यह खोज इतनी अतार्किक और क्रांतिकारी थी कि वैज्ञानिकों की दोनों टीमों ने महीनों तक अपने डेटा की दोबारा जांच की। वे अपनी गणनाओं में, उपकरणों के अंशांकन में और पूरी कार्यप्रणाली में गलतियां खोज रहे थे। क्या अतीत में सुपरनोवा अलग तरह के थे, या क्या ब्रह्मांडीय धूल उनके प्रकाश को हमारी सोच से ज्यादा विकृत कर रही है? हर संभावित गलती पर विचार किया गया और उसे खारिज कर दिया गया। लेकिन परिणाम अपनी जगह पर अटल रहा। ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा है, यह तेजी से और तेजी से फैल रहा है। यह कुछ ऐसा था जैसे आपने हवा में एक गेंद उछाली हो और वह धीमा होकर वापस गिरने के बजाय अचानक बढ़ती हुई गति से आसमान की ओर भागने लगे। इसने गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारे सभी सहज विचारों को तोड़ दिया। गुरुत्वाकर्षण को खींचना चाहिए, न कि पीछे धकेलना चाहिए। इस घटना की व्याख्या करने के लिए एक नई रहस्यमय इकाई को प्रस्तुत करना पड़ा। इसे डार्क एनर्जी नाम दिया गया। यह शब्द हमें यह नहीं बताता कि यह क्या है, बल्कि यह सिर्फ हमारी अज्ञानता को एक नाम देता है। हम जानते हैं कि यह क्या करती है। यह अंतरिक्ष को तेजी से विस्तार करने के लिए मजबूर करती है, लेकिन हमें कोई अंदाजा नहीं है कि यह वास्तव में क्या है। यह पदार्थ, चाहे जो भी हो, इसमें गुरुत्वाकर्षण विरोधी गुण होने चाहिए, यानी एक नकारात्मक दबाव। गणनाओं के अनुसार इस रहस्यमय डार्क एनर्जी का हिस्सा ब्रह्मांड की कुल द्रव्यमान ऊर्जा का लगभग 68% है, और 27% हिस्सा उतनी ही रहस्यमय डार्क मैटर का है। और बाकी बचे सिर्फ मामूली 5% में वह सब कुछ शामिल है जिसे हम देखते हैं और जिससे हम बने हैं। तारे, ग्रह, गैस, धूल और हम सब। इस खोज के लिए, जिसने ब्रह्मांड विज्ञान को पूरी तरह से उलट दिया, परलमटर, श्मिट और रीस को साल 2011 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने हमारी आंखें खोल दी कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जिसका 95% हिस्सा किसी ऐसी चीज से बना है जिसके बारे में हमें रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। तो आखिर ये डार्क एनर्जी है क्या? सबसे प्रमुख परिकल्पना, जो गणितीय रूप से सबसे आसान भी है, ये बताती है कि डार्क एनर्जी असल में निर्वात, यानी खाली जगह का ही एक गुण है। इसे वैक्यूम एनर्जी भी कहते हैं। क्वांटम फील्ड थ्योरी के अनुसार यह खाली जगह सचमुच खाली नहीं है। ये लगातार पैदा हो रहे और गायब हो रहे आभासी कणों, वर्चुअल पार्टिकल्स और प्रतिकणों के जोड़ों से भरी रहती है। इन क्वांटम उतार चढ़ावों के कारण वैक्यूम में एक निश्चित ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी होना चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर यह वैक्यूम एनर्जी मौजूद है, तो यह ठीक वैसे ही व्यवहार करेगी जैसा हम डार्क एनर्जी में देखते हैं। ये एक स्थिर नकारात्मक दबाव, नेगेटिव प्रेशर पैदा करेगी, जो अंतरिक्ष को लगातार धकेलता और फैलाता है। ये विचार आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत में पूरी तरह फिट बैठता है। याद कीजिए, उनकी सबसे बड़ी गलती, ब्रह्मांडीय स्थिरांक, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जिसे उन्होंने ब्रह्मांड को स्थिर रखने के लिए पेश किया था, गणितीय रूप से यह वैक्यूम एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब है कि आइंस्टीन शायद सही थे, लेकिन पूरी तरह से अलग कारणों से। हो सकता है कि ब्रह्मांडीय स्थिरांक एक गलती नहीं, बल्कि एक शानदार दूरदर्शिता थी। हालांकि इस दिखने में शानदार सिद्धांत के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है।
यह इतनी विशाल है कि इसे भौतिकी के इतिहास की सबसे खराब भविष्यवाणी या ब्रह्मांडीय स्थिरांक की समस्या कहा जाता है। बात यह है कि जब सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी क्वांटम थ्योरी के आधार पर वैक्यूम की ऊर्जा घनत्व की गणना करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें जो संख्या मिलती है वह चौंकाने वाली होती है। यह संख्या उस डार्क एनर्जी घनत्व से एक के बाद 120 शून्य यानी 10 की घात 120 गुना बड़ी है, जिसे हम ब्रह्मांड में देखते हैं। यह विज्ञान के पूरे इतिहास में सिद्धांत और प्रयोग के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। कल्पना कीजिए कि आप किसी व्यक्ति की ऊंचाई 1 मीटर 70 सेंटीमीटर बताते हैं और वह बढ़ते बढ़ते पूरे ब्रह्मांड के आकार का हो जाता है। यह अंतर लगभग उतना ही बड़ा है। बस यह हमें बताता है कि या तो हम गुरुत्वाकर्षण की अपनी समझ में या क्वांटम यांत्रिकी में या शायद दोनों में ही कुछ मौलिक रूप से महत्वपूर्ण चीज मिस कर रहे हैं। सिद्धांत और अवलोकन के बीच इतना बड़ा अंतर देखकर वैज्ञानिकों को डार्क एनर्जी के वैकल्पिक स्पष्टीकरण खोजने पड़े। ऐसे में क्विंटेंसन्स का विचार सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। ब्रह्मांडीय स्थिरांक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के विपरीत, चूंकि नाम के अनुसार ही एक स्थिर मान है और जिसकी ऊर्जा घनत्व समय के साथ नहीं बदलती, क्विंटेंसन्स का मानना है कि डार्क एनर्जी वास्तव में एक गतिशील क्षेत्र डायनेमिक फील्ड है जो पूरे स्पेस टाइम में व्याप्त है। यह क्षेत्र समय के साथ बदल सकता है और विकसित हो सकता है। क्विंटेंसन्स नाम प्राचीन यूनानी दार्शनिकों से लिया गया है। वे मानते थे कि पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन चार पार्थिव तत्वों के अलावा एक पांचवा वो स्वर्गीय तत्व भी मौजूद है, जिससे तारे और ग्रह बने हैं। आधुनिक क्विंटेंसन्स एक काल्पनिक अदिश क्षेत्र हाइपोथेटिकल स्केलर फील्ड है, जो हिग्स फील्ड की तरह है, जो कणों को द्रव्यमान देता है। ब्रह्मांड के विस्तार के साथ इस क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व और इसका दबाव बदल सकता है। यह स्थिर ब्रह्मांडीय स्थिरांक की तुलना में कहीं अधिक संभावनाएं खोलता है। उदाहरण के लिए, प्रारंभिक ब्रह्मांड में यह क्षेत्र आज की तुलना में अलग तरह से व्यवहार कर सकता था। हो सकता है कि इसका प्रभाव पिछले कुछ अरब वर्षों में ही हावी होना शुरू हुआ हो, जिससे हमें यह त्वरित विस्तार देखने को मिला है। क्विंटेंसन सिद्धांत यह समझा सकते हैं कि आज डार्क एनर्जी का घनत्व यही क्यों है, कोई और क्यों नहीं। यह तथाकथित संयोग की समस्या कोइंसिडेंस प्रॉब्लम को हल करता है कि हम ठीक उसी युग में क्यों जी रहे हैं जब डार्क एनर्जी और सामान्य डार्क मैटर का घनत्व लगभग एक ही क्रम का है। यदि डार्क एनर्जी स्थिर होती तो अतीत में इसका योगदान नगण्य होता और भविष्य में यह पूरी तरह हावी हो जाती। ऐसे में हमारा समय बहुत खास लगता है। क्विंटेंसन्स मॉडल हमारे युग को इतना अनूठा नहीं बनाते। हालांकि इस विचार में कुछ कमियां भी हैं। पहला, इसके लिए एक नई, पहले कभी न देखी गई सत्ता यानी एक नए क्षेत्र को पेश करने की आवश्यकता होती है। दूसरा, क्विंटेंसन्स के कई अलग अलग मॉडल मौजूद हैं और उनमें से किसी को भी अभी तक प्रायोगिक पुष्टि नहीं मिली है। यह अभी सिर्फ एक सैद्धांतिक रचना है, सुंदर लेकिन सट्टापूर्ण, स्पेक्युलेटिव। ब्रह्मांड के विस्तार के इतिहास को अत्यंत सटीकता से मापकर ब्रह्मांडीय स्थिरांक और क्विंटेंसन्स के बीच अंतर किया जा सकता है। यदि ये पता चलता है कि डार्क एनर्जी का घनत्व स्थिर नहीं रहा है, तो यह डार्क एनर्जी की गतिशील प्रकृति के पक्ष में एक मजबूत तर्क होगा। क्या हो अगर समस्या किसी नई रहस्यमय ऊर्जा में न हो? क्या हो अगर हम बस गुरुत्वाकर्षण को ही ठीक से न समझ पाए हों? यह विचार संशोधित गुरुत्वाकर्षण मॉडिफाइड ग्रेविटी के नाम से जाने जाने वाले सिद्धांतों के एक पूरे समूह का आधार है। इनका मूल विचार यह है कि आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो सौर मंडल और अधिकांश खगोल भौतिकी परिदृश्यों में गुरुत्वाकर्षण का शानदार ढंग से वर्णन करता है, शायद अधूरा है। हो सकता है ब्रह्मांडीय पैमानों पर अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण का व्यवहार हमारी सामान्य सोच से अलग हो।
शायद इन विशाल दूरियों पर गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण की शक्ति न होकर एक प्रतिकर्षण शक्ति, रिपल्सिव फोर्स बन जाता हो, या फिर यह आइंस्टीन के अनुमान से अलग तरीके से कमजोर होता हो। ऐसे में ब्रह्मांड का जो त्वरित विस्तार हमें दिखाई देता है, वह किसी डार्क एनर्जी का परिणाम नहीं, बल्कि खुद गुरुत्वाकर्षण के सच्चे स्वरूप का प्रदर्शन हो सकता है। यह तरीका काफी आकर्षक है, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड के 95% हिस्से को बनाने वाली नई चीजों, नई संस्थाओं को पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय यह हमें गुरुत्वाकर्षण के मूलभूत नियम को ही बदलने का प्रस्ताव देता है। आइंस्टीन के सिद्धांत को संशोधित करने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए एफ आर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत आइंस्टीन के समीकरणों में से एक पद टर्म को एक अधिक जटिल फंक्शन से बदल देते हैं। अन्य सिद्धांत जैसे कि ब्रेन सिद्धांत, ब्रेन थ्योरी, यह मानते हैं कि हमारा त्रिआयामी ब्रह्मांड बहुआयामी अंतरिक्ष का सिर्फ एक हिस्सा है और गुरुत्वाकर्षण उन अतिरिक्त आयामों में रिस लीक सकता है। इसी वजह से यह लंबी दूरी पर कमजोर होता दिखाई देता है। ये सिद्धांत गणितीय रूप से बहुत जटिल है और इनकी मुख्य चुनौती यह है कि इन्हें न केवल त्वरित विस्तार की व्याख्या करनी होगी, बल्कि साथ ही साथ उन्हें छोटे पैमानों पर आइंस्टीन के सिद्धांत की सभी सफलताओं को भी सटीक रूप से दोहराना होगा। उन्हें सौर मंडल के परीक्षणों में पास होना चाहिए, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों का सही वर्णन करना चाहिए और गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की भविष्यवाणी भी करनी चाहिए। इन सभी चीजों को एक साथ एक ही सुंदर सिद्धांत में मिलाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। संशोधित गुरुत्वाकर्षण के कई मॉडल या तो अवलोकन ऑब्जर्वेशंस द्वारा पहले ही खारिज किए जा चुके हैं, या वे जांच के लिए बहुत जटिल हैं। फिर भी अनुसंधान की यह दिशा बहुत सक्रिय बनी हुई है, क्योंकि अगर यह साबित हो गया कि आइंस्टीन पूरी तरह से सही नहीं थे, तो ये एक ऐसी वैज्ञानिक क्रांति होगी जिसकी तुलना केवल उस क्रांति से की जा सकती है जो उन्होंने खुद न्यूटन के नियमों को ठीक करके लाई थी। ब्रह्मांड के तेज फैलाव की गुत्थी सुलझाना वैज्ञानिकों के लिए पहले से ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह स्थिति और भी उलझन भरी और चिंताजनक बन गई है। ब्रह्मांड विज्ञान में एक नया संकट पैदा हो गया है, जिसे हबल तनाव, हबल टेंशन या हबल स्थिरांक में विसंगति कहा जाता है। हबल स्थिरांक, जिसे H0 H0 से दर्शाया जाता है, एक मौलिक मान फंडामेंटल क्वांटिटी है जो ब्रह्मांड के वर्तमान विस्तार की गति को बताता है। यह हमें बताती है कि हर एक मेगा पारसेक यानी लगभग 3.26 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी के लिए किसी भी वस्तु की दूरी प्रति सेकंड कितने किलोमीटर से बढ़ रही है। इस मान को उच्च सटीकता, हाई प्रिसिजन के साथ मापना आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इसे जानकर हम ब्रह्मांड की आयु, उसका आकार और उसके भविष्य के बारे में पता लगा सकते हैं। समस्या यह है कि हबल स्थिरांक को मापने के दो मुख्य और सबसे विश्वसनीय तरीके सांख्यिकीय रूप से असंगत, स्टैटिस्टिकली इनकम्पैटिबल परिणाम दे रहे हैं। यह महज कोई छोटी-मोटी त्रुटि नहीं है, बल्कि एक मौलिक विचलन, फंडामेंटल डिस्क्रेपेंसी है, जिसे किसी भी छात्र गलती से समझा पाना मुश्किल है। पहला तरीका स्थानीय, लोकल या निकटवर्ती तरीका कहलाता है। यह तथाकथित कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर, ब्रह्मांडीय दूरी सीढ़ी के निर्माण पर आधारित है। खगोलविद पहले आसपास के तारों की दूरी मापते हैं, फिर इन तारों का उपयोग अन्य आकाशगंगाओं में दूर की वस्तुओं की दूरी को कैलिब्रेट करने के लिए करते हैं। इसी तरह कदम दर कदम वे उन बहुत दूर की आकाशगंगाओं तक पहुंचते हैं जिनमें टाइप 1a सुपरनोवा विस्फोट होते हैं। हबल टेलीस्कोप के साथ दशकों के काम से विकसित किए गए इस तरीके से हबल स्थिरांक का मान लगभग 73 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पारसेक प्राप्त होता है। दूसरा तरीका वैश्विक, ग्लोबल या प्रारंभिक कहलाता है। यह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB यानी अवशेष विकिरण के अध्ययन पर आधारित है।
जो बिग बैंग के बाद बचा हुआ प्रकाश है और पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। प्लैंक प्लैंक अंतरिक्ष दूरबीन ने इस विकिरण में तापमान के सबसे छोटे उतार चढ़ाव टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को अविश्वसनीय सटीकता के साथ मापा। इन उतार चढ़ावों में शुरुआती ब्रह्मांड के मापदंडों की जानकारी छिपी हुई है। लैम्डा सीडीएम नामक मानक ब्रह्मांडीय मॉडल का उपयोग करके वैज्ञानिक यह गणना कर सकते हैं कि यदि उन शुरुआती स्थितियों से अवशेष विकिरण का यह पैटर्न उत्पन्न हुआ है तो आज ब्रह्मांड के विस्तार की गति क्या होनी चाहिए। और यह तरीका लगभग 66 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पारसेक का मान देता है। 73 और 67 के बीच का फासला भले ही छोटा लगे, पर आज के मापन की सटीकता को ध्यान में रखें तो यह अंतर बहुत विशाल है। इसके महज एक संयोग होने की संभावना 10 लाख में से एक से भी कम है। इसका मतलब है कि या तो हमारे किसी मापन विधि में कोई मूलभूत अभी तक न पकड़ी गई गलती है, या और यह कहीं ज्यादा रोमांचक है, मानक ब्रह्मांडीय मॉडल स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल जिस पर अवशेषी विकिरण के सारे हिसाब किताब आधारित है, वह गलत है। लैम्ब्डा सीडीएम मॉडल जिसमें शीत डार्क मैटर सीडीएम और डार्क एनर्जी के तौर पर ब्रह्मांडीय स्थिरांक लैम्ब्डा शामिल है, पिछले 20 सालों से ब्रह्मांड का वर्णन करने में बेहद सफल रहा है। लेकिन हबल तनाव हबल टेंशन इस मॉडल की नींव में पड़ी पहली गंभीर दरार है। आइए समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। स्थानीय विधि लोकल मेथड वर्तमान ब्रह्मांड में यानी यहां और अभी विस्तार की दर को मापती है। वहीं शुरुआती विधि अर्ली मेथड जो अवशेषी विकिरण पर आधारित है, यह भविष्यवाणी करती है कि बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड कैसा था। इसके आधार पर यह दर आज कितनी होनी चाहिए। भविष्यवाणी का सीधा मापन से मेल न खाना यह दर्शाता है कि हमारे मॉडल में कुछ कमी है। हो सकता है कि ब्रह्मांड के विस्तार की कहानी जितनी हमने सोची थी उससे कहीं ज्यादा जटिल रही हो। शायद शुरुआती ब्रह्मांड में कोई ऐसी अतिरिक्त भौतिकी एडिशनल फिजिक्स काम कर रही थी जिसने विस्तार की गति को बदल दिया, और इस प्रभाव को मानक मॉडल में नहीं गिना गया है। यह विसंगति वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ की मूलभूत बातों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर रही है। यह महज संख्याओं का समायोजन नहीं है, यह एक संभावित नई भौतिकी क्रांति का अग्रदूत है। ईडीड या तो हमारे मापन में गलती है या फिर ब्रह्मांड के हमारे सिद्धांत में खुद ब्रह्मांड जितना बड़ा छेद है। हबल के इस गंभीर तनाव या विसंगति को कैसे सुलझाया जा सकता है। वैज्ञानिक कई दिशाओं में विचार कर रहे हैं। पहला और सबसे स्पष्ट रास्ता है मापों में व्यवस्थित त्रुटियों सिस्टमैटिक एरर्स की तलाश करना। स्थानीय विधि का उपयोग करने वाले खगोल शास्त्री बार बार अपनी ब्रह्मांडीय दूरी की सीढ़ी की जांच कर रहे हैं। क्या सिफाइड्स को लेकर हमारी समझ अधूरी है। सिफाइड वे स्पंदनशील तारे हैं जो इस सीढ़ी की पहली सीढ़ियों में से एक है। क्या उनके गुण उनके आसपास के वातावरण या उस आकाशगंगा के रासायनिक संगठन पर निर्भर करते हैं जिसमें वे स्थित हैं, या शायद टाइप 1 सुपरनोवा टाइप IS सुपरनोवाई ए उतने मानक दीपक स्टैंडर्ड कैंडल्स नहीं है जितना हमने सोचा था। हो सकता है कि समय के साथ उनकी चमक बदलती हो, या यह उस आकाशगंगा के प्रकार पर निर्भर करती हो जिसमें वे विस्फोट करते हैं। दूसरी ओर प्लैंक टेलीस्कोप डेटा पर काम कर रही टीम भी अपने परिणामों का गहन विश्लेषण कर रही है। शायद कुछ सूक्ष्म प्रभाव ऐसे हों जो हमारी अपनी आकाशगंगा में गैस और धूल के साथ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB विकिरण की परस्पर क्रिया से संबंधित है, जिन्हें पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा गया है। फिलहाल अथक प्रयासों के बावजूद किसी भी विधि में त्रुटियों का कोई पुख्ता स्रोत नहीं मिला है। दोनों टीमें अपने परिणामों को लेकर आश्वस्त हैं। यह हमें दूसरी अधिक क्रांतिकारी संभावना की ओर ले जाता है कि मानक LCDM लैम्ब्डा CDM ब्रह्मांड विज्ञान मॉडल में संशोधन मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है।
इस दिशा में सबसे लोकप्रिय विचार है तथाकथित प्रारंभिक डार्क एनर्जी, अर्ली डार्क एनर्जी का परिचय। ऊर्जा का यह काल्पनिक रूप युवा ब्रह्मांड में महाविस्फोट, बिग बैंग के बाद पहले कुछ लाख वर्षों के दौरान मौजूद रहा होगा। इसने एक अतिरिक्त धक्के के रूप में काम किया होगा, जिससे विस्तार की गति में थोड़े समय के लिए वृद्धि हुई होगी। इसके बाद यह प्रारंभिक डार्क एनर्जी तेजी से क्षय, डिके हो गई होगी और बदले हुए विस्तार दर के अलावा कोई निशान नहीं छोड़ा होगा। ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास में इस तरह का बदलाव सीएमबी पर आधारित भविष्यवाणियों को स्थानीय मापों के साथ मिला सकता है। यह एक सुरुचिपूर्ण, एलिगेंट समाधान है, लेकिन इसके लिए फिर से एक नई, कभी न देखी गई सत्ता, एंटिटी को शामिल करने की आवश्यकता है। यह ऐसा है जैसे कोई घड़ी में नए अज्ञात गियर जोड़कर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हो, इस उम्मीद में कि वह फिर से सही समय बताने लगेगी। अन्य विचारों में डार्क मैटर के विदेशी रूप शामिल है, जो विकिरण, रेडिएशन के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं, या ये संभावना भी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसे मौलिक स्थिरांक, फंडामेंटल कांस्टेंट्स, समय के साथ बदल गए हैं। ये सभी सिद्धांत अभी तक केवल अटकलें, स्पेक्युलेटिव ही हैं, लेकिन उनके सामने आने का तथ्य ही बताता है कि वैज्ञानिक समुदाय इस समस्या को कितनी गंभीरता से ले रहा है। इस पहले से ही उलझी हुई कहानी में एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी सामने आया, जिस पर सबकी नजरें टिकी थीं। वह है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST। साल 2021 के अंत में लॉन्च किया गया वेब अब तक निर्मित सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसके विशालकाय दर्पण और अति संवेदनशील उपकरणों की बदौलत यह अंतरिक्ष के सबसे दूरस्थ कोनों, यानी ब्रह्मांड के शुरुआती दौर तक झांक सकता है। वेब के मुख्य उद्देश्यों में से एक था हबल स्थिरांक, हबल कांस्टेंट के मापों को जांचकर उन्हें और सटीक बनाना। यह हबल टेलीस्कोप की तुलना में कहीं ज्यादा दूरी पर स्थित सेफिड्स, सीपियाइड्स और सुपरनोवा, सुपरनोवाए को बेहतर स्पष्टता के साथ देख सकता है, जिससे या तो स्थानीय मापन पद्धति में त्रुटि का पता चलता, या यह पहले से कहीं अधिक भरोसे के साथ इस पद्धति को सही साबित करता। लेकिन साल 2023 में प्रकाशित हुए पहले नतीजों ने कई लोगों को एक जबरदस्त झटका दिया। वेब ने न केवल हबल के मापों में कोई गलती नहीं खोजी, बल्कि इसने उसकी गणनाओं को उच्च सटीकता के साथ सही ठहराया। इसका मतलब है कि हबल स्थिरांक का स्थानीय मान, लोकल वैल्यू, लगभग निश्चित रूप से सही है। प्लैंक प्लैंक डेटा के साथ यह जो विसंगति थी, वह अब समाप्त नहीं हुई, बल्कि ये और ज्यादा वास्तविक और तीव्र हो गई है। हालांकि जेम्स वेब कुछ और भी ज्यादा चौंकाने वाली और चिंताजनक खबरें लेकर आया है। जब इसने ब्रह्मांडीय भोर, कॉस्मिक डॉन कहे जाने वाले युग में झांका, यानी बिग बैंग के बाद के पहले कुछ 100 मिलियन वर्षों में, तो इसे कुछ ऐसा मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था। इसने ऐसी आकाशगंगाएं देखीं जो अपनी कम उम्र के लिहाज से आश्चर्यजनक रूप से बड़ी, चमकीली और सुगठित थीं। मानक ब्रह्मांड विज्ञान मॉडल, स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के अनुसार आकाशगंगाओं को धीरे धीरे गैस और डार्क मैटर के छोटे समूहों से बनना चाहिए था, जो अंततः मिलकर बड़े ढांचे बनाते हैं। लेकिन वेब ने ऐसी आकाशगंगाएं देखीं जो लगभग हमारी मिल्की वे जितनी ही विकसित दिखती हैं। हालांकि उस समय ब्रह्मांड की उम्र सिर्फ 300 से 400 मिलियन वर्ष थी। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी नवजात शिशु से मिले जो पहले से ही पढ़ना लिखना जानता हो। ये असंभव शुरुआती आकाशगंगाएं तारों के निर्माण और आकाशगंगाओं के गठन की हमारी समझ पर ही सवालिया निशान लगाती है। ये संकेत देती है कि या तो शुरुआती ब्रह्मांड में तारे हमारे विचार से कहीं ज्यादा तेजी से और प्रभावी ढंग से बन रहे थे, या फिर ब्रह्मांड में संरचनाओं के विकास का हमारा पूरा मॉडल ही गलत है। हालांकि यह खोज सीधे तौर पर डार्क एनर्जी से नहीं जुड़ी है, लेकिन यह LCDM, लैम्डा सीडियम, मानक ब्रह्मांड विज्ञान मॉडल पर विश्वास को और कमजोर करती है। ऐसा लगता है
कि हमारे ब्रह्मांड की कहानी का सिर्फ अंत ही नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत भी हमसे कुछ मूलभूत रहस्य छिपाए हुए है। हमें इस समय दो बड़ी पहेलियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली है डार्क एनर्जी का स्वरूप, जो हमारे ब्रह्मांड को लगातार तेजी से फैला रहा है, और दूसरी है हबल तनाव, जो यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड के विस्तार को लेकर हमारा वर्तमान मॉडल शायद गलत है। इन समस्याओं के कारण भौतिक विज्ञानी अब हमारे ब्रह्मांड के भविष्य के सबसे असाधारण और भयावह परिदृश्यों पर विचार कर रहे हैं। यदि डार्क एनर्जी एक ब्रह्मांडीय स्थिरांक कॉस्मोलॉजिकल कंस्टेंट है, तो ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए होता रहेगा, लेकिन एक स्थिर दर पर। इस परिदृश्य को ऊष्मीय मृत्यु या बिग फ्रीज कहा जाता है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से तेजी से दूर होती चली जाएंगी। 100 अरब वर्षों के भीतर स्थानीय समूह लोकल ग्रुप में गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी आकाश गंगाओं को छोड़कर बाकी सभी कॉस्मोलॉजिकल क्षितिज के पार गायब हो जाएंगी। हमारे दूर के वंशजों के लिए रात का आकाश खाली और अंधेरा हो जाएगा। फिर समय के साथ हमारी अपनी अलग थलग पड़ चुकी आकाश गंगा के तारे बुझ जाएंगे। नए तारों के निर्माण के लिए गैस खत्म हो जाएगी। ब्रह्मांड एक ठंडी, अंधेरी और खाली जगह बन जाएगा, जिसमें सिर्फ उस बुझे हुए तारों के अवशेष, ब्लैक होल और मौलिक कण होंगे, जो एक दूसरे से अनंत तक दूर जाते रहेंगे। मौजूदा डेटा के हिसाब से ये सबसे ज्यादा संभावना वाला, लेकिन उदास कर देने वाला भविष्य है। हालांकि यदि डार्क एनर्जी क्विंटेसेंस जैसी कोई ज्यादा गतिशील चीज है, तो अन्य विकल्प भी संभव है। उदाहरण के लिए क्विंटेसेंस का यह क्षेत्र समय के साथ कमजोर हो सकता है, और यहां तक कि अपनी प्रकृति भी बदल सकता है, विकर्षक शक्ति से आकर्षक शक्ति में बदल सकता है। इस स्थिति में त्वरित विस्तार एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन की जगह मंदी आएगी, और फिर ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा। ब्रह्मांड वापस एक विलक्षणता सिंगुलैरिटी में सिमटना शुरू कर देगा। इसका मतलब है महासंकुचन या बिग क्रंच, जो बिग बैंग के बिल्कुल विपरीत परिदृश्य है, लेकिन एक तीसरा और सबसे नाटकीय परिदृश्य भी है। यह तब संभव है जब डार्क एनर्जी, जिसे फैंटम एनर्जी कहा जाता है, उस श्रेणी से संबंधित हो। इस मामले में डार्क एनर्जी का घनत्व स्थिर नहीं रहता, बल्कि समय के साथ बढ़ता जाता है। विस्तार की गति और भी ज्यादा उग्र होती जाएगी, और तब ब्रह्मांड को महाविदारण या बिगरिप का सामना करना पड़ेगा। अंत से अरबों साल पहले दूर की आकाश गंगाएं हमसे दूर चली जाएंगी। फिर लाखों साल पहले गुरुत्वाकर्षण बल हमारी आकाश गंगा मिल्की वे को एक साथ नहीं रख पाएगा, और वह बिखर जाएगी। तांबा अंतिम क्षणों से कुछ महीने पहले हमारा सौरमंडल टूटकर अलग हो जाएगा, और अंत से महज आधे घंटे पहले पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अंतिम सेकंडों के अंशों में यहां तक कि परमाणु और परमाणु नाभिक भी अलग हो जाएंगे। अंतरिक्ष समय स्पेस टाइम का ताना बाना भी टुकड़ों में फट जाएगा। इनमें से कौन सा परिदृश्य साकार होता है? यह डार्क एनर्जी के एक महत्वपूर्ण कारक, जिसे अवस्था समीकरण प्राचल पैरामीटर ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, उसके सटीक मान पर निर्भर करता है। आधुनिक माप बताते हैं कि यह मान ब्रह्मांडीय स्थिरांक के मान के बहुत करीब है। हालांकि त्रुटि की गुंजाइश अभी भी फैंटम एनर्जी और क्विंटेसेंस दोनों के लिए जगह छोड़ती है। आइए ब्रह्मांड के विस्तार के मूल विचार पर वापस चलते हैं। साल 1929 में एडविन हबल ने माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में उस समय के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए दूर की आकाशगंगाओं के स्पेक्ट्रम में लाल विस्थापन रेड शिफ्ट को मापा। लाल विस्थापन ध्वनि के लिए डॉपलर प्रभाव डॉपलर इफेक्ट का ही एक रूप है। जब ध्वनि का कोई स्रोत, जैसे कि एम्बुलेंस का सायरन, आपसे दूर जाता है, तो ध्वनि की पिच ऊंचाई कम हो जाती है। ठीक उसी तरह जब प्रकाश का कोई स्रोत दूर जाता है, तो उसके प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ बढ़ जाती है, और यह स्पेक्ट्रम के लाल हिस्से की ओर विस्थापित हो जाता है। हबल ने एक स्पष्ट संबंध खोजा। जो आकाशगंगा जितनी दूर थी, उसका प्रकाश उतना ही अधिक लाल रंग में विस्थापित था। इसका सीधा मतलब था
कि वह हमसे उतनी ही तेजी से दूर जा रही थी। यह नियम, जिसे हबल का नियम कहा गया, विस्तार लेते हुए ब्रह्मांड का पहला अवलोकन संबंधी प्रमाण, ऑब्जर्वेशनल प्रूफ, बन गया। टूंक, यह समझना जरूरी है कि आकाशगंगाएं किसी बम के टुकड़ों की तरह अंतरिक्ष में उड़ नहीं रही है, बल्कि देशकाल, स्पेस टाइम, स्वयं फैल रहा है और आकाशगंगाओं को अपने साथ खींच रहा है। इसकी कल्पना एक फूलते हुए गुब्बारे की सतह से कीजिए, जिस पर आकाशगंगाओं को दर्शाते हुए कुछ बिंदु, डॉट्स बनाए गए हैं। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, हर बिंदु दूसरे बिंदु से दूर होता जाता है। और खास बात यह है कि बिंदुओं के बीच शुरुआती दूरी जितनी ज्यादा होगी, उनके दूर जाने की गति उतनी ही तेज होगी। इस प्रक्रिया में कोई भी बिंदु विस्तार का केंद्र नहीं है। ठीक इसी तरह हमारे ब्रह्मांड का भी कोई केंद्र, सेंटर नहीं है। किसी भी आकाशगंगा में मौजूद कोई भी प्रेक्षक यह देखेगा कि बाकी सभी आकाशगंगाएं उससे दूर भाग रही हैं। आइंस्टीन जिस स्थिर ब्रह्मांड की अवधारणा में विश्वास करते थे, वह हजारों सालों से दार्शनिक और वैज्ञानिक चिंतन में गहराई से जमा हुआ था। शाश्वत और न बदलने वाला आकाश स्थिरता का प्रतीक माना जाता था। आइंस्टीन ने 1915 में सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित किया था, जो गुरुत्वाकर्षण को एक बल नहीं, बल्कि भारी वस्तुओं द्वारा दिक्काल, स्पेस टाइम के वक्रता के रूप में वर्णित करता था। उनके समीकरण अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और सुरुचिपूर्ण थे, लेकिन जब उन्होंने उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड पर लागू किया, तो उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उनके ही सिद्धांत के अनुसार पदार्थ से भरा ब्रह्मांड स्थिर नहीं रह सकता था। सभी आकाशगंगाओं का आपसी आकर्षण इसे सिकुड़ने पर मजबूर कर देता। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने समीकरणों में एक पद जोड़ा, जिसे उन्होंने ब्रह्मांडीय स्थिरांक, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, नाम दिया। यह अंतरिक्ष के भीतर की एक आंतरिक ऊर्जा थी, जो एक प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती थी और गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करती थी। इससे एक स्थिर समाधान प्राप्त करना संभव हो गया। लेकिन जब हबल ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मांड वास्तव में फैल रहा है, तो आइंस्टीन ने अपने इस कदम को अनावश्यक और एक बड़ी गलती मान लिया। विडंबना यह है कि 70 साल बाद यही गलती ही भौतिकी में वापस आ गई। ये आज भी ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार, एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन के लिए सबसे संभावित स्पष्टीकरण है। लेकिन अब यह एक बिल्कुल भिन्न संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है। हबल की खोज के बाद गर्म महाविस्फोट, हॉट बिग बैंग, मॉडल ब्रह्मांड का प्रमुख सिद्धांत बन गया। इसके अनुसार लगभग 1308 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक अत्यधिक गर्म और सघन अवस्था से पैदा हुआ था और तब से लगातार फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। इस मॉडल के कई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान थे। पहला, इसने ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के अस्तित्व की भविष्यवाणी की, जो शुरुआती गर्म दौर की बची हुई चमक थी और जिसे परम शून्य से बस कुछ ही डिग्री ऊपर के तापमान तक ठंडा हो जाना चाहिए था। 1967 में इस विकिरण की खोज हुई, जिसने इस सिद्धांत को जबरदस्त पुष्टि दी। दूसरा, इस सिद्धांत ने हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के एक निश्चित अनुपात का अनुमान लगाया, जिनका निर्माण ब्रह्मांड के जन्म के शुरुआती मिनटों में हुआ होगा। सबसे पुराने तारों में इन तत्वों की जो मात्रा देखी गई है, वह पूर्वानुमानों से पूरी तरह मेल खाती है। तो इस मॉडल के अनुसार गुरुत्वाकर्षण को एक ब्रेक की तरह काम करना था। कल्पना कीजिए कि यह विस्तार की प्रारंभिक गति और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच की एक दौड़ है। ब्रह्मांड का भविष्य उसके कुल घनत्व पर निर्भर करता था। यदि घनत्व एक क्रांतिक मान से अधिक होता, तो गुरुत्वाकर्षण अंततः हावी हो जाता और ब्रह्मांड सिकुड़ने लगता। यदि घनत्व क्रांतिक मान से कम होता, तो विस्तार हमेशा के लिए जारी रहता, लेकिन लगातार धीमा होता जाता। और यदि घनत्व ठीक क्रांतिक मान के बराबर होता, तब भी विस्तार हमेशा जारी रहता, मगर उसकी गति शून्य की ओर अग्रसर होती। 1918 तक
सारी बहस इसी बात पर केंद्रित थी कि हम इन तीनों में से किस परिदृश्य में जी रहे हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक चौथा, पूरी तरह अतार्किक विकल्प भी मौजूद हो सकता है। आइए हम विस्तार से समझते हैं कि टाइप 1D सुपरनोवा इतनी अच्छी मानक मोमबत्तियां क्यों माने जाते हैं। ये घटनाएं द्वितारा प्रणालियों में घटित होती हैं। इन प्रणालियों में एक तारा होता है श्वेत वामन, जो हमारे सूर्य जैसे किसी तारे का अत्यधिक सघन और कॉम्पैक्ट अवशेष होता है। इसका साथी तारा या तो कोई सामान्य तारा हो सकता है या फिर कोई दूसरा श्वेत वामन। अपनी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह श्वेत वामन अपने साथी तारे से पदार्थ को खींचता रहता है। इस तरह इसका द्रव्यमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब श्वेत वामन का द्रव्यमान एक निश्चित क्रांतिका सीमा तक पहुंच जाता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है, और जो लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना है, तो यह अस्थिर हो जाता है। इसके केंद्र में एक अनियंत्रित थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और कुछ ही सेकंड में यह तारा पूरी तरह से फट जाता है। चूंकि यह विस्फोट हमेशा एक ही क्रांतिक द्रव्यमान पर पहुंचने के बाद होता है, इसलिए उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा और फलस्वरूप विस्फोट की अधिकतम चमक हमेशा लगभग एक समान होती है। यही विशेषता इन्हें दूरी मापने का एक आदर्श संकेतक बना देती है। खगोलविदों ने अब छोटी-मोटी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए इनकी चमक को बहुत उच्च सटीकता के साथ कैलिब्रेट करना सीख लिया है। इस पद्धति की विश्वसनीयता ही वह आधार थी जिसने त्वरित विस्तार की चौंकाने वाली खोज को इतना महत्व दिया। अगर ये मानक मोमबत्तियां इतनी मानक नहीं होती, तो उस परिणाम को अनिश्चितता मानकर खारिज किया जा सकता था। लेकिन इस मामले में सभी संकेत इसी ओर इशारा कर रहे थे कि स्वयं ब्रह्मांड के साथ कुछ अजीब हो रहा है। साल 2011 का नोबेल पुरस्कार इस फॉर्मूले के साथ दिया गया था कि दूर के सुपरनोवा के निरीक्षण से ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार की खोज की गई है। यह एक तरह से आधिकारिक स्वीकारोक्ति थी कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह पलट चुका है। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान 1998 से पहले और बाद में बढ़ गया। इससे पहले हम मानते थे कि ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली मूलभूत शक्तियां, यानी गुरुत्वाकर्षण और कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल में वर्णित शक्तियां, हमारी समझ में है। लेकिन 1998 के बाद यह स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मांड का सबसे प्रभावी घटक डार्क एनर्जी हमारी समझ से पूरी तरह बाहर है। इसने सिद्धांतकारों के लिए काम का एक बहुत बड़ा मैदान खोल दिया। डार्क एनर्जी की प्रकृति को समझाने की कोशिश में सैकड़ों, अगर हजारों नहीं, तो कई वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे गए। इस खोज से नए और भी महत्वाकांक्षी अवलोकन, ऑब्जर्वेशनल परियोजनाओं को बढ़ावा मिला। अब हमें ऐसे नए टेलीस्कोप और सैटेलाइट्स की जरूरत थी जो डार्क एनर्जी के गुणों को ज्यादा सटीकता से माप सके। इसका मकसद यह पता लगाना था कि क्या यह कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, ब्रह्मांडीय स्थिरांक है, क्विंटेसेंस है, या कोई और ज्यादा अजीब मॉडल। डार्क एनर्जी की खोज इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि विज्ञान कैसे काम करता है। एक अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, जो स्थापित सिद्धांत के विपरीत होता है, वह एक संकट पैदा करता है और बदले में यही संकट नए विचारों को जन्म देता है और आगे के शोध को प्रेरित करता है। यह हमारी अज्ञानता की स्वीकृति है, जो असल में प्रगति का इंजन है। आइए ब्रह्मांडीय स्थिरांक की समस्या, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्रॉब्लम, पर विस्तार से चर्चा करें। क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत, क्वांटम फील्ड थ्योरी, दुनिया को क्षेत्रों, फील्ड्स के रूप में समझाता है, जिनके सबसे छोटे कणों को हम क्वांटा या कण कहते हैं। उदाहरण के लिए फोटॉन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का ही एक क्वांटम है। इन क्षेत्रों का जो निर्वात, वैक्यूम या आधारभूत अवस्था, ग्राउंड स्टेट है, वो वास्तव में खाली नहीं होता। इसमें शून्य बिंदु दोलन, 0 पॉइंट फ्लक्चुएशंस मौजूद होते हैं। यह ऊर्जा का न्यूनतम संभव स्तर है जो कोई भी क्षेत्र धारण कर सकता है। जब हम सभी ज्ञात मूल कणों, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के क्षेत्रों से आने वाली
इन शून्य बिंदु ऊर्जाओं को जोड़ते हैं तो हमें निर्वात ऊर्जा घनत्व वैक्यूम एनर्जी डेंसिटी का सैद्धांतिक अनुमान मिलता है। समस्या यह है कि यह योगदान बहुत बहुत बड़ा है। हर क्षेत्र अपनी ऊर्जा देता है और भले ही विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों जैसे बोसोन और फर्मियन का योगदान आंशिक रूप से एक दूसरे को काटता हो, फिर भी अंतिम परिणाम विनाशकारी रूप से विशाल आता है। 120 घातांकों एएनसोपी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड का यह भारी अंतर महज गणना की गलती नहीं है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी हमारी समझ में कोई मौलिक दोष, फंडामेंटल फ्लॉ है। शायद प्रकृति का कोई ऐसा नियम या समरूपता, सिमेट्री मौजूद है जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, जो निर्वात ऊर्जा के इन विशाल योगदानों को लगभग शून्य तक काट देता है। लेकिन फिर भी एक छोटा गैर शून्य मान, नॉन जीरो वैल्यू क्यों बच जाता है, जिसे हम डार्क एनर्जी के रूप में देखते हैं। इस प्रश्न का हमारे पास अभी कोई जवाब नहीं है। ये मूलभूत भौतिकी की सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक पहेलियों में से एक है। क्विंटेसेंस जैसे डार्क एनर्जी के डायनेमिक मॉडल एक नए स्केलर क्षेत्र, स्केलर फील्ड की कल्पना करते हैं। भौतिकी की भाषा में स्केलर क्षेत्र वह होता है जिसे अंतरिक्ष के हर बिंदु पर सिर्फ एक संख्या यानी एक स्केलर से दर्शाया जाता है। आप इसे समझने के लिए कमरे के तापमान क्षेत्र का उदाहरण ले सकते हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC में खोजा गया हिग्स क्षेत्र भी एक स्केलर क्षेत्र ही है। क्विंटेसेंस मॉडल यह मानते हैं कि यह नया क्षेत्र बहुत हल्का है और बहुत धीमी ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की तरह धीरे धीरे अपनी न्यूनतम ऊर्जा की ओर खिसकता है। यही धीमी गति से होने वाला क्रमिक विकास ऋणात्मक दबाव, नेगेटिव प्रेशर का प्रभाव पैदा करता है, जो ब्रह्मांड के त्वरण, एक्सेलरेशन का कारण बनता है। इस ढलान, जिसे हम क्षेत्र का विभव, पोटेंशियल कहते हैं, के आकार के आधार पर इसके गुण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ मॉडलों में यह क्षेत्र आखिरकार रुक जाएगा और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जैसी हो जाएगी, जबकि अन्य में यह हमेशा के लिए लुढ़कता रहेगा। कुछ ऐसे मॉडल भी हैं जहां यह क्षेत्र तोलन, ऑसिलेट करना शुरू कर सकता है, जिससे ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार और धीमे विस्तार के युग बारी बारी से आते रहेंगे। इस दृष्टिकोण का मुख्य फायदा इसकी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी है। विभव के स्वरूप को ठीक से चुनकर ब्रह्मांड के विस्तार की लगभग किसी भी कहानी का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन इसी में इसकी कमजोरी भी निहित है। प्रायोगिक डेटा की कमी के कारण, जो इन मॉडलों को सीमित कर सके, क्विंटेसेंस एक सटीक पूर्वानुमानात्मक सिद्धांत की जगह केवल संभावनाओं का एक संग्रह बनकर रह जाता है। संशोधित गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, मॉडिफाइड ग्रेविटी थ्योरीज, दरअसल बिना किसी नई चीज को शामिल किए ब्रह्मांड की समस्याओं को सुलझाने की एक कोशिश है। इन सिद्धांतों का मानना है कि हो सकता है आइंस्टीन का समीकरण सिर्फ एक अनुमान या सन्निकटन मात्र हो। ठीक वैसे ही जैसे न्यूटन के नियम केवल कम गति और कमजोर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों के लिए सापेक्षता के सिद्धांत का एक सन्निकटन है, उसी तरह आइंस्टीन का सिद्धांत भी किसी और गहरे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का एक सन्निकटन हो सकता है। संशोधित गुरुत्वाकर्षण का एक शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण MOND, मॉडिफाइड न्यूटनियन डायनेमिक्स सिद्धांत था, जिसे 80 के दशक में डार्क मैटर की मदद लिए बिना गैलेक्सी के घूर्णन को समझाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। इस सिद्धांत ने यह माना कि बहुत कम त्वरण, एक्सेलरेशन की स्थिति में न्यूटन का नियम बदल जाता है। टॉटी आधुनिक संशोधित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहीं ज्यादा जटिल है। ये सिद्धांत स्वयं दिक्काल, स्पेस टाइम की ज्यामिति को बदलने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अतिरिक्त आयामों, एक्स्ट्रा डिमेंशंस वाले सिद्धांतों में गुरुत्वाकर्षण कम दूरी पर तो मजबूत हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह ज्यादा बड़े आयतन में फैलकर कमजोर पड़ जाता है।
यही प्रभाव हमें त्वरित विस्तार, एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन जैसा दिखता है। ऐसे सिद्धांतों का परीक्षण करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। हमें ग्रहों की गति में, दूर की गैलेक्सी से आने वाले प्रकाश के प्रसार में, जिसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कहते हैं, और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के आकार में सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ओटीआर के अनुमानों से थोड़े से विचलन डिविएशंस की तलाश करनी पड़ती है। मगर अभी तक आइंस्टीन का सिद्धांत हर परीक्षा में शानदार ढंग से खरा उतरा है। इस पूरे परिदृश्य में डार्क मैटर, अदृश्य पदार्थ, कहाँ फिट होता है? डार्क मैटर ब्रह्मांड विज्ञान की एक और बड़ी पहेली है, लेकिन डार्क एनर्जी की तुलना में हम इसे कहीं ज्यादा समय से जानते हैं। पिछली सदी के 30 के दशक में खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज्विकी ने जब आकाश गंगाओं के समूह, गैलेक्सी क्लस्टर्स का अवलोकन किया, तो उन्होंने पाया कि ये बहुत तेजी से घूम रहे थे। उन्हें गुरुत्वाकर्षण से एक साथ रखने के लिए मौजूद तारों और गैस का दृश्यमान द्रव्यमान, विजिबल मास, पूरी तरह से अपर्याप्त था। उन्हें तो बिखर जाना चाहिए था। चिविकी ने यह अनुमान लगाया कि इन समूहों में किसी अदृश्य पदार्थ की भारी मात्रा मौजूद है, जिसे उन्होंने डार्क मैटर नाम दिया। बाद में 70 के दशक में वेरा रूबिन ने अकेली सर्पिल आकाशगंगाओं, स्पाइरल गैलेक्सीज के घूर्णन, रोटेशन में भी ठीक यही प्रभाव देखा। उनके बाहरी हिस्से उसी गति से घूम रहे थे, जिस गति से आंतरिक हिस्से, जो कि केपलर के नियमों, केपलर्स लॉज के विरुद्ध था। इसकी व्याख्या तभी की जा सकती थी जब ये आकाशगंगाएं डार्क मैटर के विशाल प्रभामंडल, मैसिव हेलोज में डूबी हुई हों। डार्क एनर्जी के विपरीत, जो हर चीज को दूर धकेलती है, डार्क मैटर सामान्य पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। यह गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पैदा करता है। यह न तो प्रकाश उत्सर्जित करता है और न ही अवशोषित, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम इसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को जरूर देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर कुछ ऐसे विचित्र एक्सोटिक कणों से बना है जो स्टैंडर्ड मॉडल का हिस्सा नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल लैम्डा सीडीएम इन्हीं दोनों अंधेरी सत्ताओं को एक साथ लाता है। इसमें डार्क मैटर ब्रह्मांड की संरचना, जैसे कि आकाश गंगाओं और उनके समूहों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, जबकि डार्क एनर्जी देर के चरणों में तेज होते विस्तार, एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन के लिए जिम्मेदार है। क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच कोई संबंध है? यह ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे पेचीदा सवालों में से एक है। मानक लैम्डा सीडीएम मॉडल में इन्हें स्वतंत्र संस्थाएं माना जाता है। गुरुत्वाकर्षण के अलावा ये दोनों आपस में कोई और क्रिया नहीं करते, लेकिन कई भौतिकविदों को यह व्याख्या बहुत ही असंगत लगती है। ब्रह्मांड के दो पूरी तरह से अलग, हावी होने वाले, लेकिन अदृश्य घटक, यह एक बहुत बड़ा संयोग जैसा लगता है। इसीलिए उन्हें एक करने की कोशिश करने वाले कई सिद्धांत मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, एकीकृत डार्क पदार्थ, यूनिफाइड डार्क सब्सटेंस मॉडलों में यह माना जाता है कि कोई एक ही डार्क क्षेत्र या द्रव मौजूद है। यह शुरुआती चरणों में डार्क मैटर की तरह व्यवहार करता था, यानी पिंडों में इकट्ठा होकर संरचना का निर्माण करता था, और बाद के चरणों में इसने डार्क एनर्जी की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे ब्रह्मांड का त्वरित विस्तार हुआ। सूक्ष्म अन्य मॉडल डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बीच एक कमजोर क्रिया होने का अनुमान लगाते हैं। उदाहरण के लिए, डार्क मैटर के कण विघटित होकर डार्क एनर्जी को जन्म दे सकते हैं। ऐसी अंतःक्रिया ब्रह्मांड की वृहद संरचना, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर में या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में बारीक लेकिन अवलोकन योग्य निशान छोड़ सकती है। इन निशानों की खोज करना भविष्य के कॉस्मोलॉजिकल सर्वेक्षणों के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। अगर हम यह साबित कर पाए कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो यह ब्रह्मांड के डार्क सेक्टर की हमारी समझ में एक बहुत बड़ी सफलता होगी। चलिए, हबल तानव
पर वापस आते हैं। विस्तार दर को मापने वाले शुरुआती और बाद के मापों के बीच का यह अंतर महज एक काल्पनिक या थ्योरेटिकल समस्या नहीं है। यह सीधे हमारे ब्रह्मांड संबंधी मॉडल, कॉस्मोलॉजिकल मॉडल की बुनियाद पर हमला करता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ही व्यक्ति की दो तस्वीरें हैं, एक बचपन की और एक वयस्क होने के बाद की। साथ ही आपके पास मानव विकास का एक मानक मॉडल, स्टैंडर्ड ग्रोथ मॉडल भी है। आप बचपन की तस्वीर देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि वयस्क होने पर उसकी ऊंचाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन जब आप उसकी ऊंचाई मापते हैं, तो वह 2 मीटर निकलती है। इसका मतलब है कि या तो आपके विकास के मॉडल में कुछ गड़बड़ी है, शायद किशोरावस्था में उसका विकास इतनी तेजी से हुआ जिसे आपका मॉडल पकड़ नहीं पाया, या फिर तस्वीरों या नापने वाले फीते में से कोई एक झूठ बोल रहा है। मेम, ब्रह्मांड विज्ञान में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, सीएमबी, शिशु ब्रह्मांड की तस्वीर है। हमारा मानक मॉडल विकास मॉडल है और सुपरनोवा के माप वह फीता है जिससे हम वयस्क ब्रह्मांड की ऊंचाई मापते हैं। और ये नतीजे आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। ये हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है, शिशु ब्रह्मांड के युग और आज के बीच अरबों वर्षों की इस लंबी अवधि में, यानी ब्रह्मांड की किशोरावस्था में, ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आइए हबल स्थिरांक, हबल कांस्टेंट को मापने के दो तरीकों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहला तरीका है लोकल मेथड, जो कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर पर आधारित है। यह एकदम सीधा है। इसकी खास बात यह है कि यह किसी भी विशिष्ट कॉस्मोलॉजिकल मॉडल पर निर्भर नहीं करता। ये बस दूरी, डिस्टेंस और गति, वेलोसिटी को मापता है। इस प्रक्रिया का पहला कदम है हमारी आकाशगंगा, गैलेक्सी के पास के तारों की दूरी को पैरालैक्स विधि से मापना। यह शुद्ध रूप से एक ज्यामितीय ज्योमेट्रिक विधि है। इसमें पृथ्वी की कक्षा, ऑर्बिट के अलग अलग बिंदुओं से देखने पर दूर के ऑब्जेक्ट्स की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड में तारे की स्थिति में आए बदलाव का इस्तेमाल किया जाता है। जब हमें इन तारों की सटीक दूरी पता चल जाती है, तो हम सेफिड्स की चमक को कैलिब्रेट कर पाते हैं। सेफिड्स विशाल स्पंदित तारे, पल्सेटिंग जायंट स्टार्स होते हैं, जिनकी स्पंदन अवधि, पल्सेशन पीरियड, सीधे उनकी वास्तविक चमक, इंट्रिंसिक ब्राइटनेस से जुड़ी होती है। अब पास की आकाशगंगाओं में सेफिड्स का अवलोकन करके हम उन आकाशगंगाओं की दूरी मापते हैं। इन्हीं में से कुछ आकाशगंगाओं में हम टाइप 1a, टाइप IA सुपरनोवा के विस्फोट भी देखते हैं। इससे हमें इन सुपरनोवा की चरम चमक, पीक ब्राइटनेस को कैलिब्रेट करने का मौका मिलता है। चूंकि सुपरनोवा सेफिड्स की तुलना में बहुत अधिक चमकीले होते हैं, हम उन्हें अरबों प्रकाश वर्ष दूर, यानी कॉस्मोलॉजिकल दूरी, कॉस्मोलॉजिकल डिस्टेंसेस पर भी देख सकते हैं। ऐसे इस तरह कदम दर कदम हम दूरी का एक पैमाना, स्केल तैयार करते हैं, जो हमें वर्तमान ब्रह्मांड, मॉडर्न यूनिवर्स में हबल स्थिरांक को मापने की अनुमति देता है। इस विधि की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी पूरी तरह से इसकी हर एक सीढ़ी या कदम की मजबूती पर निर्भर करती है। दूसरा तरीका, जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी सीएमबी रेडिएशन पर आधारित है, यह अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट और मॉडल निर्भर है। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि तब के ब्रह्मांड की एक तस्वीर है जब वह सिर्फ 3,80,000 साल पुराना था। उस समय ब्रह्मांड गर्म और घनी प्लाज्मा से भरा हुआ था। जब यह काफी फैल गया और ठंडा हो गया, तब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन परमाणु बना पाए। इस घटना के बाद ब्रह्मांड प्रकाश के लिए पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो गया। जो फोटॉन पहले प्लाज्मा में कैद थे, वे आजाद होकर अंतरिक्ष में निकल पड़े। इसी प्रकाश को हम आज सीएमबी रेडिएशन के रूप में देखते हैं। इस रेडिएशन के मैप पर हमें छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं। ये वे क्षेत्र हैं जो औसत से थोड़े ज्यादा गर्म या थोड़े ज्यादा ठंडे थे। इन धब्बों का आकार, खासकर जो सबसे बड़े हैं,
हमारे लिए एक मानक रूलर, स्टैंडर्ड रूलर का काम करता है। हम जानते हैं कि शुरुआती ब्रह्मांड में इन क्षेत्रों का वास्तविक भौतिक आकार क्या था। आज आकाश में उनका दृश्य, कोणीय आकार मापकर हम ब्रह्मांड की ज्यामिति और उसके विस्तार के इतिहास का पता लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें एक मॉडल चाहिए जो शुरुआती ब्रह्मांड के मापदंडों जैसे पदार्थ, डार्क मैटर और बैरियन की सघनता को इस बात से जोड़ सके कि यह आज तक कैसे विकसित हुआ। और यहीं पर स्टैंडर्ड लैम्डा सीडीएम मॉडल, लैम्डा सीडीएम का इस्तेमाल होता है। यदि यह मॉडल सही है तो प्लैंक डेटा के आधार पर की गई गणनाएं हबल स्थिरांक का सटीक मान देना चाहिए। लेकिन तथ्य यह है कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, और यही बात इस मॉडल के खिलाफ एक मजबूत तर्क पेश करती है। हबल विसंगति का महत्व बहुत गहरा है। इसे कम करके आंकना बहुत मुश्किल है। यदि यह विसंगति वास्तविक है तो इसका सीधा मतलब है कि मानक ब्रह्मांडीय मॉडल, जो पिछले 2 दशकों से विज्ञान की एक बड़ी जीत रहा है, कम से कम अधूरा है। यह मॉडल पुनर्संयोजन और रिकम्बिनेशन के बाद के ब्रह्मांड और बड़े पैमाने की संरचना के निर्माण का शानदार ढंग से वर्णन करता है। लेकिन हो सकता है कि यह ब्रह्मांड की शुरुआत में कार्यरत किसी महत्वपूर्ण घटक को नजरअंदाज कर रहा हो। यह एक नया कण, एक नया क्षेत्र या फिर एक नई परस्पर क्रिया हो सकती है। यह खोज मौलिक कणों के मानक मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल और सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से परे नई भौतिकी के लिए द्वार खोलती है। भौतिकविदों के लिए यह उतनी समस्या नहीं है जितनी एक रोमांचक अवसर। विज्ञान में संकट हमेशा विकास के बिंदु होते हैं। मापों में विसंगति ही हमें नई खोजों की ओर ले जाती है। ऐसा ही कुछ बुध ग्रह की कक्षा के अग्रगमन प्रेसेशन के साथ हुआ था, जिसे न्यूटन का सिद्धांत नहीं समझा पाया था और जिसके कारण सामान्य सापेक्षता का जन्म हुआ। ऐसा ही कृष्ण का विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की पराबैंगनी विपदा के साथ हुआ, जिसने क्वांटम यांत्रिकी को जन्म दिया। संभव है कि हबल तनाव, हबल टेंशन, भौतिकी में अगली महान क्रांति का अग्रदूत हो। हबल तनाव, हबल टेंशन को सुलझाने के लिए मानक मॉडल में बदलाव करने की जितनी भी कोशिशें हुई है, उनमें से प्रारंभिक डार्क एनर्जी, अर्ली डार्क एनर्जी का विचार सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस विचार का सार यह है कि पुनर्संयोजन के युग, यानी जब ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ, उससे ठीक पहले एक नई तरह की ऊर्जा ने, जिसका दबाव नकारात्मक था, ब्रह्मांड पर थोड़े समय के लिए प्रभुत्व जमा लिया था। इसकी वजह से उस अवधि के दौरान ब्रह्मांड तेजी से फैला होगा। परिणामस्वरूप आदिम प्लाज्मा में उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे, जिनसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सीएमबी में धब्बे बनते हैं, वे कम दूरी तक ही फैल पाई होंगी। इसका सीधा मतलब ये है कि हम अंशांकन कैलिब्रेशन के लिए जिस मानक पैमाने, स्टैंडर्ड रूलर का इस्तेमाल करते हैं, वह वास्तव में हमारी सोच से छोटा था। यदि हम इस बात को अपनी गणनाओं में शामिल करते हैं, तो आज हम जो इन धब्बों का कोणीय आकार देखते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड बाद के युग में और भी तेजी से फैला। यह अनुमानित हबल स्थिरांक के मान को बढ़ाएगा, जिससे यह स्थानीय रूप से मापे गए मान के करीब आ जाएगा। इस तरह प्रारंभिक डार्क एनर्जी की गतिविधि का एक छोटा सा विस्फोट हमारे मौजूदा मॉडल को दुरुस्त कर सकता है। लेकिन जाहिर है, सवाल यह उठता है कि यह ऊर्जा क्या थी और इसने सिर्फ उस छोटे से समय के लिए ही काम क्यों किया और फिर अचानक गायब क्यों हो गई। अपनी आकर्षकता के बावजूद प्रारंभिक श्याम ऊर्जा, अर्ली डार्क एनर्जी मॉडल में भी कई दिक्कतें हैं। पहली बात तो यह है कि यह थोड़ी कृत्रिम या बनावटी लगती है, जैसे इसे विशेष रूप से किसी एक समस्या को हल करने के लिए बनाया गया हो। इसे एड हॉक परिकल्पना कहा जाता है। एक नई इकाई, एंटिटी को लाना, जो केवल एक बहुत ही संकरी समय सीमा में दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। सैद्धांतिक भौतिकी के दृष्टिकोण से यह कोई बहुत उत्कृष्ट या सुरुचिपूर्ण समाधान नहीं है। दूसरी बात, यह मॉडल हबल विसंगति, हबल टेंशन को तो हल कर सकता है, लेकिन यह मानक मॉडल
स्टैंडर्ड मॉडल के अन्य ब्रह्मांडीय डेटा, कॉस्मोलॉजिकल डेटा के साथ तालमेल बिगाड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष में गैलेक्सी के वितरण से जुड़े डेटा, जिन्हें बैरियन ध्वनिक दोलन, बैरियन अकूस्टिक ऑसिलेशंस कहा जाता है, या गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के डेटा के साथ। प्रारंभिक श्याम ऊर्जा मॉडल के कुछ संस्करण इन अवलोकनों के साथ विरोधाभास पैदा करते हैं। वैज्ञानिक सक्रिय रूप से एक ऐसा मॉडल बनाने पर काम कर रहे हैं जो विसंगति की समस्या को हल करे, लेकिन साथ ही कोई नई समस्या न पैदा करे। यह एक बहुत ही सूक्ष्म समायोजन, फाइन ट्यूनिंग का विषय है, और अभी तक कोई भी आदर्श उम्मीदवार नहीं मिला है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक छोटी चादर से पूरे बिस्तर को ढकने की कोशिश कर रहे हो। जब आप इसे पैरों पर खींचते हैं तो कंधे खुले रह जाते हैं, और जब आप इसे कंधों पर खींचते हैं तो पैर खुले रह जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये सारा मामला असल में मापन की गलतियों का है? आइए उन कमजोर पहलुओं पर करीब से नजर डालते हैं। स्थानीय विधि, लोकल मेथड में दूरी की सीढ़ी की शुरुआती सीढ़ियों का कैलिब्रेशन ही सबसे कमजोर कड़ी है। जैसे सफेद तारों का कैलिब्रेशन, हम मानते हैं कि उनका पीरियड चमक, पीरियड लुमिनोसिटी गुण एक जैसा यानी सार्वभौमिक होता है। लेकिन क्या होगा अगर यह तारे के रासायनिक संयोजन, जिसे हम मेटालिसिटी कहते हैं, पर थोड़ा निर्भर करता हो? जिन आकाशगंगाओं में हम सुपरनोवा को कैलिब्रेट करते हैं, उनका रासायनिक संयोजन हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से अलग हो सकता है। खगोल शास्त्री इन प्रभावों को ध्यान में रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि डेटा में अभी भी कोई अनदेखी व्यवस्थित त्रुटि, अनअकाउंटेड सिस्टमैटिक छिपी हो। टाइप 1A सुपरनोवा की बात करें तो हमें अब यह भी पता चल रहा है कि वे पूरी तरह से एक जैसे नहीं होते। उनके कई उपवर्ग, सब क्लास होते हैं, और उनकी चमक उस मूल आकाशगंगा में मौजूद तारों की उम्र पर निर्भर कर सकती है। फिर से इन प्रभावों को समायोजित करने की कोशिश की जाती है, पर इससे अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी और बढ़ जाती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप अपनी इंफ्रारेड रेंज में काम करने की क्षमता के कारण, जहां धूल प्रकाश को कम अवशोषित करती है, एक बड़ी व्यवस्थित त्रुटि को कम करने में काफी मदद कर रहा है। लेकिन ये भी सब कुछ नहीं कर सकता। सटीकता की यह लड़ाई अभी जारी है। दूसरी तरफ प्लैंक मिशन का डेटा भी पूरी तरह से त्रुटिहीन नहीं है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी सीएमबी के नक्शे से ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजिकल की जानकारी निकालने के लिए इसे अग्रभूमि विकिरण से, खासकर हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के विकिरण से बहुत सटीकता से साफ करना पड़ता है। आकाशगंगा की धूल और गैस भी माइक्रोवेव रेंज में चमकती है, और इस विकिरण को सावधानी से घटाना जरूरी है। हालांकि प्लैंक टीम ने इस डेटा सफाई के लिए जबरदस्त काम किया है, पर कुछ आलोचकों का मानना है कि इस प्रक्रिया में कुछ ऐसी व्यवस्थित त्रुटियां, सिस्टमैटिक एरर्स बाकी रह गई होंगी जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा प्लैंक के डेटा का विश्लेषण खुद में एक बहुत जटिल सांख्यिकीय प्रक्रिया है। हो सकता है इसमें ऐसी कुछ बारीकियां हों जिन्हें हम अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पृथ्वी से सीएमबी का निरीक्षण करने वाले स्वतंत्र प्रयोग, जैसे कि अटाकामा कॉस्मोलॉजिकल टेलीस्कोप एससीटी और साउथ पोल टेलीस्कोप एसपीटी, आमतौर पर प्लैंक के नतीजों की पुष्टि करते हैं। इससे यह संभावना बहुत कम हो जाती है कि पूरी समस्या किसी एक विशेष मिशन की गलती के कारण है, बल्कि अगर कोई त्रुटि है भी तो वह किसी ज्यादा मूलभूत चीज में निहित है। या तो हमारे मानक मोमबत्तियों, स्टैंडर्ड कैंडल्स के खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स में, या फिर हमारे ब्रह्मांडीय मॉडल में ही कोई बुनियादी कमी है। खगोल विज्ञान में ब्रह्मांड की दूरियां मापने की सीढ़ी, कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर की अवधारणा सबसे खूबसूरत और मौलिक विचारों में से एक है। हम किसी दूर की आकाशगंगा की दूरी सीधे माप नहीं सकते, इसलिए हम यह काम चरणबद्ध तरीके से करते हैं। हम चंद्रमा की दूरी लेजर रेंजिंग का उपयोग करके मापते हैं।
एक बार यह दूरी जान लेने पर हम सूर्य और अन्य ग्रहों की दूरियां माप सकते हैं। इसके बाद पृथ्वी के अपनी कक्षा में घूमने के कारण तारों की पृष्ठभूमि में होने वाले विस्थापन पैरालेक्स का उपयोग करके हम हजारों नजदीकी तारों की दूरियां मापते हैं। यह हमारी सीढ़ी का आधार है। फिर हम इन तारों के समूहों में से सेफिड जैसे परिवर्तनीय तारे वेरिएबल स्टार्स ढूंढते हैं। उनका अध्ययन करके हम उनकी वास्तविक चमक का आकलन करते हैं। इसके बाद हम एंड्रोमेडा आकाशगंगा जैसी दूर की आकाशगंगाओं में सेफिड तारों की तलाश करते हैं और उनकी दूरी मापते हैं। इन आकाशगंगाओं में हमें सुपरनोवा जैसी और भी ज्यादा चमकीली मानक मोमबत्तियां स्टैंडर्ड कैंडल्स मिलती है। इन्हें कैलिब्रेट करने के बाद हम इनका उपयोग दृश्य ब्रह्मांड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे पर स्थित आकाशगंगाओं की दूरी मापने के लिए कर सकते हैं। इस सीढ़ी का हर चरण अपने साथ कुछ त्रुटि एरर लेकर आता है। दशकों से खगोलविद इन चरणों को यथासंभव विश्वसनीय बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन यह संभावना कि इन चरणों में से कोई एक थोड़ा सा कमजोर है, चिंता का विषय बनी हुई है। और स्थानीय हबल स्थिरांक हबल कांस्टेंट के मापन की आलोचना का यह मुख्य लक्ष्य है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हबल नियतांक पर चल रहे विवाद को सुलझाने वाला निर्णायक माना जा रहा था, लेकिन सेफिड और सुपरनोवा को लेकर उसके जो नतीजे आए हैं उन्होंने इस मतभेद को कम करने के बजाय और गहरा कर दिया है। हालांकि इस पूरी कहानी में उसका योगदान इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। शुरुआती आकाशगंगाओं गैलेक्सीज का निरीक्षण करते हुए वेब ने संरचनाओं के निर्माण के हमारे मौजूदा मॉडलों पर ही सवाल उठा दिए हैं। अगर आकाशगंगाएं हमारी सोच से पहले और तेजी से बनी हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि शुरुआती चरण में ब्रह्मांड के विस्तार की पूरी कहानी ही अलग थी। हो सकता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ का घनत्व उतना समरूप न रहा हो जितना हमने माना था, या फिर आकाशगंगाओं के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने में डार्क मैटर की भूमिका कुछ और ही रही हो। ये सभी सवाल विस्तार एक्सपेंशन के इतिहास से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, आकाशगंगाओं के इतनी तेजी से बनने के लिए डार्क मैटर के गुणों में या इन्फ्लेशन यानी महाविस्फोट के बाद के शुरुआती सेकंड्स में अत्यधिक तेजी से फैलाव के काल्पनिक दौर द्वारा निर्धारित शुरुआती स्थितियों में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। फिलहाल वेब द्वारा खोजी गई इन असंभव आकाशगंगाओं और हबल तनाव हबल टेंशन के बीच कोई सीधा संबंध नहीं मिला है, लेकिन ये दोनों खोजें एक ही दिशा की ओर इशारा करती हैं। ब्रह्मांड का हमारा मानक सरल और सुरुचिपूर्ण एलिगेंट मॉडल शायद सच्चाई के मुकाबले बहुत ज्यादा ही आसान है। आइए बिग रिप महाविच्छेद परिदृश्य पर एक बार फिर नजर डालते हैं। यह प्रेत ऊर्जा फैंटम एनर्जी की परिकल्पना पर आधारित है। सामान्य पदार्थ या कॉस्मोलॉजिकल स्थिरांक के रूप में मौजूद डार्क एनर्जी के लिए ब्रह्मांड के विस्तार के साथ ऊर्जा का घनत्व एनर्जी डेंसिटी या तो कम होता है या स्थिर रहता है, लेकिन प्रेत ऊर्जा के मामले में इसका घनत्व बढ़ने लगता है। इसके कारण विस्तार की गति ही नहीं बल्कि विस्तार का त्वरण एक्सेलरेशन भी तेजी से यानी घातांक रूप से एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगता है। अंतरिक्ष को धकेलने वाली यह शक्ति लगातार मजबूत होती चली जाती है। एक समय ऐसा आएगा जब यह शक्ति आकाशगंगाओं के समूह गैलेक्सी क्लस्टर्स को एक साथ बांधे रखने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से भी ज्यादा हो जाएगी और वे बिखरने लगेंगे। इसके बाद यह आकाशगंगाओं में मौजूद तारों को बांधे रखने वाले गुरुत्वाकर्षण से मजबूत हो जाएंगी। फिर यह ग्रहों को तारों से जोड़े रखने वाले गुरुत्वाकर्षण पर भी हावी हो जाएगी। अंत में ये परमाणुओं और अणुओं को एक साथ बनाए रखने वाले विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और यहां तक कि नाभिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने वाले मजबूत परमाणु बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। यह हर चीज का पूर्ण अंत होगा। हालांकि वर्तमान आंकड़े इस परिदृश्य का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन यह अभी भी मापन की त्रुटियों मेजरमेंट एरर्स
के दायरे में संभव है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य के बारे में कितना कम जानते हैं। डार्क एनर्जी की खोज से पहले इसके ठीक विपरीत एक स्थिति थी, जिसे बिग क्रंच या महासंकुचन कहा जाता है, जो अनंत विस्तार की मुख्य दावेदार थी। कई लोगों को यह स्थिति सौंदर्य की दृष्टि से बहुत आकर्षक लगती थी, क्योंकि यह एक चक्रीय ब्रह्मांड की तस्वीर पेश करती थी। एक ऐसा ब्रह्मांड जो बिग बैंग में जन्म लेता है, फैलता है, फिर एक विलक्षणता, सिंगुलैरिटी में सिकुड़ जाता है और संभवतः अगले चक्र में फिर से जन्म लेता है। इस परिदृश्य को साकार होने के लिए ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का औसत घनत्व क्रांति का घनत्व से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण को अंततः विस्तार पर हावी होना पड़ेगा। हालांकि डार्क एनर्जी की खोज के बाद यह परिदृश्य अब असंभव सा लगने लगा। लेकिन जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, यदि डार्क एनर्जी वास्तव में क्विंटेंसेंस नामक एक गतिशील क्षेत्र है, तो दूर के भविष्य में इसके गुणों को बदलने और एक प्रतिकर्षक, धकेलने वाली शक्ति से एक आकर्षक, खींचने वाली शक्ति में परिवर्तित होने में कोई बाधा नहीं है। इसलिए भले ही फिलहाल सभी प्रमाण अनंत विस्तार की ओर इशारा कर रहे हैं, हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते कि दसियों या सैकड़ों अरब वर्षों के बाद खेल के नियम बदलेंगे या नहीं। ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य अभी भी पूरी तरह से लिखा नहीं गया है। लैम्डा सीडीएम मॉडल के अनुसार ऊष्मीय मृत्यु, थर्मल डेथ या महाशीतलन, बिग फ्रीज का परिदृश्य फिलहाल सबसे ज्यादा संभावित माना जाता है। यह सिद्धांत ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम पर आधारित है, जिसे पूरे ब्रह्मांड पर लागू किया गया है। इस नियम के अनुसार किसी भी बंद प्रणाली में एंट्रोपी यानी अव्यवस्था का माप समय के साथ केवल बढ़ती जाती है। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड अधिकतम एंट्रोपी की अवस्था की ओर बढ़ेगा, जिसका अर्थ है पूर्ण ऊष्मागतिकीय संतुलन। ऊर्जा उत्पन्न करने वाली सभी प्रक्रियाएं, जैसे कि तारों का जलना, बंद हो जाएंगी। सारी उपयोगी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और पूरे ब्रह्मांड का तापमान परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो की ओर चला जाएगा। ये एक ठंडा, अंधेरा और मृत ब्रह्मांड होगा। यहां तक कि ब्लैक होल भी, जो अनंत प्रतीत होते हैं, स्टीफन हॉकिंग के सिद्धांत के अनुसार अकल्पनीय रूप से लंबी अवधि में धीरे धीरे वाष्पित, इवेपोरेट हो जाएंगे। ओ, अंततः खरबों खरब वर्षों के बाद वहां फोटोन, न्यूट्रिनो और अन्य मौलिक कणों की विरल, रेयरिफाइड गैस के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। यद्यपि यह कोई बहुत प्रेरणादायक अंत नहीं है, फिर भी ये भौतिकी के नियमों का एक तार्किक परिणाम है, जैसा कि हम उन्हें आज समझते हैं। ब्रह्मांड के त्वरित, तेज गति से हो रहे विस्तार की खोज के दार्शनिक परिणाम अत्यंत गहरे हैं। सदियों से मानव जाति ने सितारों को देखा है और खुद को किसी महान और शाश्वत अस्तित्व का हिस्सा माना है। लेकिन लगातार और खासकर तेज गति से हो रहे इस फैलाव का विचार बढ़ती हुई एकांतता की तस्वीर पेश करता है। हम एक ऐसे विशेष समय में जी रहे हैं जब हम अभी भी अन्य आकाशगंगाओं से आने वाला प्रकाश देख सकते हैं। सुदूर भविष्य में ब्रह्मांड के दर्शक अकेलेपन के लिए अभिशप्त होंगे। उन्हें पूरी तरह से काले आकाश की पृष्ठभूमि में केवल अपनी ही मरती हुई आकाशगंगा दिखाई देगी। वे कभी भी बिग बैंग या अन्य आकाशगंगाओं के अस्तित्व के बारे में नहीं जान पाएंगे। वह ब्रह्मांड, जो आज हमारे लिए अनंत ज्ञान और विस्मय का स्रोत है, उनके लिए एक कारागार बन जाएगा। यह हमें ब्रह्मांडीय इतिहास में हमारे वर्तमान क्षण के मूल्य और ज्ञान को संरक्षित व संवर्धित करने की हमारी जिम्मेदारी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जब तक हमारे पास यह अवसर है। यह उस विचार पर भी सवाल उठाता है कि यदि जीवन कहीं और मौजूद है, तो क्या वह कभी भी अंतरआकाशगंगीय स्तर पर संपर्क स्थापित कर पाएगा? दूरियां सिर्फ अपनी विशालता के कारण ही दुर्गम, असंभव नहीं हो रही है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमारे और अन्य आकाशगंगाओं के बीच का अंतरिक्ष स्वयं प्रकाश की गति से भी तेज गति से फैल रहा है। तो अंतरिक्ष में मानव सभ्यता के भविष्य के लिए
इन सब बातों का क्या मतलब है? फिलहाल या निकट भविष्य में इसका हम पर लगभग कोई असर नहीं पड़ेगा। तेज होता हुआ यह विस्तार बहुत विशाल अंतर आकाशगंगीय पैमानों पर ही अपना असर दिखाता है। हमारी अपनी आकाशगंगा के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल कहीं ज्यादा मजबूत है और यह हमेशा बंधा रहेगा। लेकिन अगर हम अति सुदूर भविष्य की बात करें, ऐसे समय की जब शायद इंसान तारों के बीच यात्रा करने लायक बन जाएगा, तो यह त्वरित विस्तार हमारी महत्वाकांक्षाओं पर एक स्पष्ट और कठोर रोक लगा देता है। हम उन आकाश गंगाओं तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जो पहले से ही ब्रह्मांडीय क्षितिज के पार हमसे दूर भागी जा रही है। हमारी रिसर्च और हमारी पहुंच की दुनिया सिर्फ आकाश गंगाओं के हमारे स्थानीय समूह लोकल ग्रुप तक सीमित है। यह समूह गुरुत्वाकर्षण से आपस में बंधा हुआ है और अंततः मिलकर एक विशाल दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा बन जाएगा। यही हमारा कॉस्मिक गांव है, जिसकी सीमाओं को हम कभी पार नहीं कर पाएंगे। ये एक गंभीर सच्चाई है। एह, दूसरी तरफ यह हमारे अपने आकाशगंगीय घर की खोज को और भी ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण बना देता है। हम जो कुछ भी जान सकते हैं और खोज सकते हैं, वह सब हमारे इसी गुरुत्वाकर्षण के बुलबुले के भीतर ही मौजूद है। वैज्ञानिक समुदाय निष्क्रिय नहीं बैठा है। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए नए और भी अधिक शक्तिशाली उपकरण बनाए और डिजाइन किए जा रहे हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे सटीक त्रिविमीय नक्शा 3D मैप बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ब्रह्मांड के 10 अरब वर्षों के इतिहास के दौरान अरबों आकाशगंगाओं का अवलोकन करेगा। इसका मुख्य लक्ष्य है ब्रह्मांड के विस्तार के इतिहास और ब्रह्मांडीय संरचनाओं के विकास का अभूतपूर्व सटीकता के साथ अध्ययन करना। इससे डार्क एनर्जी के गुणों को बहुत सटीक रूप से मापा जा सकेगा और यह जांचा जा सकेगा कि वे समय के साथ बदले हैं या नहीं। एक अन्य आगामी परियोजना नासा नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है। इसका दृष्टि क्षेत्र फील्ड ऑफ व्यू हबल टेलीस्कोप से 100 गुना बड़ा होगा और यह सुपरनोवा का और भी व्यापक सर्वेक्षण कर पाएगा। साथ ही गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग को भी माप सकेगा। पृथ्वी पर चिल्ली में वेरा सी रूबीन वेधशाला जैसी विशाल वेधशालाएं बनाई जा रही हैं, जो हर कुछ रातों में पूरे दृश्यमान आसमान की तस्वीरें लेंगी। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य भारी मात्रा में डेटा इकट्ठा करना है, जो या तो मानक लैम्डा सीडीएम मॉडल की पुष्टि करेगा या और इसकी अधिक संभावना है इसमें ऐसे विचलन डिविएशंस ढूंढेगा जो नई भौतिकी की दिशा में रास्ता दिखाएंगे। तो आइए निष्कर्ष निकालते हैं। हम एक बेहद ही अद्भुत दौर में जी रहे हैं। हमें पता चला है कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा, बल्कि वह और तेज गति से फैल रहा है। इसकी व्याख्या के लिए हमने अंधेरी ऊर्जा डार्क एनर्जी का सिद्धांत गढ़ा है, जो कुल ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। और अब हमने ये भी खोज निकाला है कि इस तेज फैलाव को मापने के लिए हमारे सबसे बेहतरीन तरीके आपस में मेल नहीं खाते हैं। ये एक संकट की स्थिति है, लेकिन विज्ञान में संकट अंत नहीं होता, वह तो शुरुआत होती है। ये इस बात का संकेत है कि हम किसी नई और बुनियादी चीज के बिल्कुल कगार पर खड़ डिगे हैं। हो सकता है कि हम जल्द ही किसी नए कण या नए क्षेत्र फील्ड की खोज करने वाले हैं। हो सकता है कि हमें आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों को ही बदलना पड़े। हो सकता है कि शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ ही गलत हो। एक बात तो पक्की है, ब्रह्मांड विज्ञान में आने वाले अगले दशक बेहद रोमांचक होने वाले हैं। अंधेरी ऊर्जा का रहस्य और हबल तनाव हबल टेंशन सिर्फ सफेद कोट पहने वैज्ञानिकों की समस्या नहीं है। ये वास्तविकता की प्रकृति, हमारे अतीत और हमारे भविष्य के बारे में कुछ मौलिक और बुनियादी सवाल हैं, और इनके जवाबों की तलाश करना मानव बुद्धि के सबसे महान साहसों में से एक है। मध्यकालीन मानचित्रकार की कल्पना कीजिए। उसने अपने झात सभी क्षेत्रों को मानचित्र पर उकेरा
लेकिन मानचित्र के किनारों पर लिख दिया, यहां ड्रैगन रहते हैं। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञानी भी कुछ ऐसी ही स्थिति में है। हमने दृश्यमान ब्रह्मांड का नक्शा बनाया है और इसे भौतिकी के उन नियमों से समझा है जो हैरान कर देने वाली सटीकता के साथ काम करते हैं। लेकिन हमारे नक्शे का 99% 96% हिस्सा अभी भी एक खाली जगह है जिस पर लिखा है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये है हमारे ड्रैगन। और यह तथ्य कि जात दुनिया की सीमाओं पर हमारे मापन मेल नहीं खाते, ये बताता है कि ये ड्रैगन शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा वास्तविक और जटिल है। ये घबराने का नहीं, बल्कि उत्साहित होने का कारण है। इसका मतलब है कि हमारे सामने महान खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। हम अज्ञात के महासागर के किनारे खड़े हैं और यह अपनी रहस्यों से हमें आकर्षित कर रहा है। हर नया अवलोकन, हर नई विसंगति एक ऐसी लहर है जो किनारे पर नई अनूठी सीपियां लाकर छोड़ती है और हम उत्सुक बच्चों की तरह उन्हें उठाने और करीब से देखने के लिए दौड़े चले जाते हैं। ब्रह्मांड के भविष्य को तय करने में डार्क ऊर्जा, डार्क एनर्जी की भूमिका निर्णायक है। अगर यह निर्वात वैक्यूम की विशेषता है, तो इसका घनत्व, डेंसिटी हमेशा स्थिर रहता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे अंतरिक्ष का विस्तार होता है, ब्रह्मांड का आयतन, वॉल्यूम बढ़ता जाता है और इसी कारण डार्क ऊर्जा की कुल मात्रा भी बढ़ती है। वही सामान्य और डार्क पदार्थ, मैटर का घनत्व कम होता जाता है, क्योंकि वही पदार्थ अब बड़े आयतन में फैल रहा होता है। यही कारण है कि डार्क ऊर्जा ने पिछले कुछ अरब वर्षों में ही प्रभुत्व जमाना शुरू किया। शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ का वर्चस्व था और उसका गुरुत्वाकर्षण विस्तार को धीमा कर रहा था। लेकिन एक ऐसा क्षण आया जब पदार्थ का घनत्व इतना कम हो गया कि डार्क ऊर्जा का स्थिर प्रतिकर्षण, कांस्टेंट रिपल्शन, उस पर हावी हो गया। गति के धीमे होने से तेज होने का यह बदलाव लगभग 5 से 6 अरब साल पहले हुआ। हम डार्क ऊर्जा के वर्चस्व वाले युग में जी रहे हैं और समय के साथ यह वर्चस्व और भी ज्यादा प्रबल होता जाएगा, बशर्ते डार्क ऊर्जा की प्रकृति न बदले। हबल टेंशन बुनियादी तौर पर ब्रह्मांड की पूरी समय रेखा, क्रोनोलॉजी पर ही सवाल खड़े कर रहा है। यदि शुरुआती चरणों में ब्रह्मांड हमारी सोच से ज्यादा तेजी से फैल रहा था, तो इससे ब्रह्मांड की आयु का हमारा अनुमान, वह समय जब फैलाव धीमा होने के बजाय तेज हुआ, और ऐसे कई अन्य मुख्य मापदंड बदल जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आपको पता चले कि जिस घड़ी के हिसाब से आप पूरी जिंदगी जीते रहे, वह हमेशा गलत समय बताती थी। अब आपको अपना पूरा दैनिक कार्यक्रम फिर से सेट करना होगा। ब्रह्मांड वैज्ञानिक, कॉस्मोलॉजिस्ट्स इस समय ठीक इसी स्थिति में हैं। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांडीय घड़ी, कॉस्मिक क्लॉक, आखिर किस समय खराब हुई। क्या यह इन्फ्लेशन के दौरान पहले 1 सेकंड के अंश में हुआ था, या यह बाद में किसी रहस्यमय प्रारंभिक डार्क एनर्जी, अर्ली डार्क एनर्जी के कारण हुआ? या फिर हो सकता है कि घड़ी अभी भी गलत चल रही हो और डार्क एनर्जी की प्रकृति समय के साथ ऐसे बदल रही हो जिसे हम अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। इस प्रश्न का उत्तर अगले कई वर्षों तक मौलिक भौतिकी, फंडामेंटल फिजिक्स की दिशा निर्धारित करेगा। आखिरकार ये सारी पहेलियां एक ही बात पर आकर सिमट जाती हैं। हमारी आधुनिक भौतिकी के दो मुख्य स्तंभों, सामान्य सापेक्षता जो गुरुत्वाकर्षण और स्थूल जगत का वर्णन करती है, और क्वांटम यांत्रिकी जो सूक्ष्म जगत का वर्णन करती है, कि हमारी समझ अधूरी है। हम जानते हैं कि अत्यधिक चरम स्थितियों में, जैसे कि किसी ब्लैक होल का केंद्र या बिग बैंग का क्षण, ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते। हमें एक ऐसे क्वांटम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की आवश्यकता है जो इन दोनों को एकजुट कर सके। कई भौतिक विदों का मानना है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्य वास्तव में इसी गहरे, लेकिन अभी तक हमारे लिए अज्ञात सिद्धांत की अभिव्यक्तियां हैं। शायद निर्वात ऊर्जा, वैक्यूम एनर्जी, जिसका हम ठीक से अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं,
वही क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की कुंजी हो सकती है। इस अतः हो सकता है कि हबल तनाव, हबल टेंशन, पहला अवलोकन संकेत हो कि यह नया सिद्धांत पुराने सिद्धांतों से किस तरह भिन्न है। हम एक ऐसे नए आइंस्टीन की तलाश में हैं, जो इन बिखरे हुए और विरोधाभासी तथ्यों के पीछे दुनिया की एक नई, अधिक सरल और सुंदर, एलिगेंट तस्वीर देख सके। तो इसी के साथ हम अपनी आज की इस यात्रा के अंत पर आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे वैज्ञानिकों का सुव्यवस्थित ब्रह्मांड की तस्वीर पर बना विश्वास अब घबराहट और अनिश्चितता में बदल गया है। हमें लगा था कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा कर रहा है, लेकिन पता चला कि रहस्यमय डार्क एनर्जी इसे और भी तेजी से फैला रही है। हमने एक मानक ब्रह्मांड विज्ञान मॉडल, स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल बनाया था, जो सब कुछ समझाता हुआ लग रहा था। मगर अब नए, विरोधाभासी डेटा के दबाव में उसकी नींव दरक रही है। हबल टेंशन, हबल टेंशन, जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खोजी गई असंभव प्रारंभिक आकाशगंगाएं, ये महज छोटी-मोटी विसंगतियां नहीं हैं। ये जोरदार संकेत है कि हम ब्रह्मांड को समझने में कुछ बहुत बड़ा, कुछ मौलिक चीज छोड़ रहे हैं। और अजीब बात यह है कि यही विज्ञान के लिए सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि बड़े आविष्कार और सफलताएं हमेशा ऐसे ही क्षणों से पहले आती हैं। हम भौतिकी के एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, और कोई नहीं जानता कि यह हमें कौन सी हैरतअंगेज खोजें देगी। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों पर मेरे साथ विचार करने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको हमारी अविश्वसनीय ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यों से झूलते हुए शांति से सोने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर आपको यह दिलचस्प लगा हो तो लाइक करें और टिप्पणियों में अपने विचार जरूर साझा करें। और अब आपके लिए मुख्य सवाल, आपके अनुसार इस त्वरण, एक्सेलरेशन के पीछे क्या छिपा है? क्या ये हमारी जटिल गणनाओं में कोई त्रुटि है, या फिर यह पूरी तरह से नई, अज्ञात भौतिकी का संकेत है? शुभ रात्रि।